स्टार्ट कर सकते हैं आप पैरालैक्स मेथड में लिखना, है ना। इस मेथड को यूज लेकर हम लार्ज डिस्टेंसेस पता लगा लेते हैं। लार्ज डिस्टेंसेस मतलब अर्थ के सरफेस से, है ना, जो प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनका डिस्टेंस अर्थ से पता लगा सकते हैं इस मेथड को यूज लेकर। तो ये एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट मतलब आप, है ना, चलकर स्पेस में चलकर डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। तो अर्थ के सरफेस से प्लैनेट्स का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, उसका डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। तो एक इनडायरेक्ट मेथड है पैरालैक्स मेथड, उससे हम डिस्टेंस पता लगा लेते हैं। और मैं आपको बताऊंगा आगे कि वो डिस्टेंस एक्यूरेट नहीं होती है, बट बहुत हद तक क्लोज होती है एक्यूरेट वैल्यू की। तो नियरली इक्वल टू हमें डिस्टेंसेस सही मिल जाती है इस मेथड से। चलिए, तो पैराग्राफ नया बनाकर लिखिए। by using parallax method we can measure distance of planets from अर्थ। तो एम बता दिया हमने, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं और कैसे करेंगे वो आप चालू करते हैं। तो आपने लिखा बाय यूजिंग पैरालैक्स मेथड वी कैन मेजर डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम अर्थ। तो अर्थ से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं प्लैनेट्स का। ठीक है, लाइन चेंज करके चलिए पहले डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो अब आपको राइट साइड में एक डायग्राम बनाना है, जैसा आपको दिखे ना वैसा ही बनाना है। प्लेनेट को बहुत बड़ा नहीं दिखाना है। प्लेनेट एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट अर्थ से जब हम देखते हैं तो बहुत छोटे ही दिखाई देते हैं। तो एक प्लेनेट पर एक पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट को देखा जा रहा है अर्थ के सरफेस पर दो डिफरेंट प्लेसेस से। तो ये अर्थ का सरफेस है, लेट, है ना, दिस इज अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है। और अर्थ के सरफेस पर दो प्लेस हैं, प्लेस ए, प्लेस बी। दो डिफरेंट प्लेसेस से प्लैनेट पी के एक पॉइंट को देखा जा रहा है, लेट पी पॉइंट की है। और एपी लाइन आपको दिख रहा है ना, एपी लाइन, बीपी लाइन, यस गाइस, एपी लाइन, बीपी लाइन, यस सर, यस। तो एपी इक्वल टू बीपी इक्वल टू आर एज्यूम कर रहे हैं हम। ए से पी तक का डिस्टेंस मतलब अर्थ से प्लेनेट का डिस्टेंस ही है, बी से पी तक का डिस्टेंस भी अर्थ से प्लेनेट का डिस्टेंस ही है, और उसको मैं एज्यूम कर रहा हूं आर। तो एपी इक्वल टू बीपी इक्वल टू आर एज्यूम किया गया है, पहली बात। ठीक है, और एक एंगल है ए पी बी, उस एंगल को आपको सभी को लिखना है थीटा। एंगल को हम थीटा, अल्फा, फाई इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायग्राम इतना ही बनाना है, दैट्स इट। हाँ, तो ए पॉइंट बी पॉइंट बिकॉज अर्थ पर हैं, तो जो डिस्टेंस एपी है वो नियरली इक्वल टू होती है बी। आर्क एपी नियरली इक्वल टू बी, ऐसा हम कहते हैं। तो ए से पी तक का डिस्टेंस आपको कल एग्जांपल दिया था, जैसे ए फॉर अजमेर, बी फॉर ब्यावर, इनके बीच का सेपरेशन, मीन सेपरेशन अगर आप पता करें तो आपको ऑलमोस्ट इतना मिलेगा, है ना, स्टेशन से स्टेशन 54-55 किलोमीटर। तो अर्थ पर एक प्लेस है अजमेर, अर्थ पर दूसरा प्लेस है ब्यावर, तो इनके, है ना, बीच का डिस्टेंस हमें पता होता है, डायरेक्ट पता होता है ना, क्योंकि हम सरफेस पर वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, व्हीकल भी ड्राइव कर सकते हैं। इसलिए कोई पीछे रह गया, आई थिंक स्नेहा जैन, तो कुछ बच्चों के नेटवर्क इशू आता है। हाँ, तो आपको अर्थ के ए पॉइंट से अर्थ के बी पॉइंट का सेपरेशन लिखना है, बी, स्मॉल बी से डिस्टेंस को डिनोट किया है ना, स्मॉल बी से डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है लिखिए। टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ सरफेस,
to find distance of a planet from Earth's surface, from Earth's surface, comma, a point P of planet, a point P of planet is viewed, is viewed मतलब देखा जाता है, is viewed from two different place, a point P of planet is viewed from two different place of different place on earth, different place on earth, full stop। तो इस बात को है ना लर्न ही कर लेना कि हमें अगर किसी प्लेनेट का अर्थ से डिस्टेंस पता लगाना है तो हम क्या करते हैं, उस प्लेनेट के एक पॉइंट को, एक कॉमन पॉइंट को अर्थ पर दो डिफरेंट प्लेस से देखते हैं। देखने का काम टेलीस्कोप करता है, देखते हैं, ठीक है। हाँ, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, आगे लिखिए। इफ बी, स्मॉल बी, बी दी separation between, if b, small b, be the separation between, बताइए क्या है ये separation between, बताइए क्या, कोई बताना चाहेगा? Between two places on earth। हाँ बिल्कुल सही है ना। तो लिखिए if b be the distance between the two, है ना, वही दो हैं ये, the two places of earth, the two places of earth and theta be the angle between, and theta be the angle between, सर थीटा के बाद क्या? and theta be the angle between, angle between directions of viewing, directions of viewing, directions of viewing as shown in figure, directions of viewing as shown in figure। तो दो बातें हमने कह दी। पहली बात मैंने रिपीट भी कर दी थी, एक बार वापस बता देता हूँ। प्लेनेट का डिस्टेंस पता करना है अर्थ से, तो अर्थ पर दो डिफरेंट प्लेस से एक पॉइंट को देखा जाता है, प्लेनेट के कॉमन पॉइंट को देखा जाता है टेलीस्कोप को यूज लेकर। तो ए प्लेस से पी पॉइंट को देख रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग क्या है, एपी, और बी प्लेस से देख रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग क्या है, बीपी। इन दोनों एपी और बीपी के बीच में एंगल है थीटा, वही हमने लिखा है। अब सुनिए एक इंपॉर्टेंट बात, आपको इस डायग्राम से हटकर कुछ बता रहा हूँ। अगर ये सर्कल है, जो आपको पता है वही क्लियर कर रहा हूँ, और ये सर्कल का सेंटर है ओ, और ये है ए बी आर्क, तो बड़ा ध्यान से देखना है आपको, है ना। और यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा। तो आपको सर्कल की रेडियस, एंगल और आर्क में रिलेशन पता है, जो मैं कल बता रहा था। आप क्या बोलते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ट्रू, आर्क अपॉन रेडियस अच्छे से पता है, सभी को अच्छे से पता है ये फॉर्मूला। एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो इस सर्कल की रेडियस तो फिक्स है, अगर आर्क बड़ा होगा तो एंगल बड़ा होगा, दैट्स इट। अगर हम आर्क को थोड़ा बड़ा कर दें, ये लीजिए आर्क थोड़ा बड़ा हो गया, बी पॉइंट मैंने आगे पहुंचा दिया था, तो ऑटोमेटिकली कौन बड़ा हो गया, एंगल थीटा थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस सभी को दिमाग में अच्छे से पता होना चाहिए। ये आप जूनियर क्लासेस में पढ़ लेते हैं, मैंने इसको थोड़ा क्लियर कर दिया, आपको सभी को पता होना चाहिए। चलिए अब आगे की बात, यहाँ पर हमारे पास जो डायग्राम है इसको तो हटा दूंगा मैं अभी। तो पी पॉइंट को जो है ना, जो कॉमन पॉइंट है जिसको देखा जा रहा है ए से और बी से, पी पॉइंट को आप सेंटर एज्यूम करो, एज्यूम करना है ना, और ये जो आर है ना इसको रेडियस एज्यूम करो, और एक बहुत बड़ा सर्कल इमेजिन करो, बनाना नहीं है, इमेजिन करो। तो किसको, पी को सेंटर, और आर जो डिस्टेंस है
उसको रेडियस एज्यूम कर कर अगर आप एक सर्कल इमेजिन कर पाते हो तो ए से बी से वो सर्कल पास होगा, एक बड़ा सा सर्कल होगा, बनाना नहीं है वापस कह रहा हूँ, तो एक बड़ा सा सर्कल होगा जो बहुत ऊपर तक जाएगा, ये है ना, ये एक सर्कल है। ये थीटा कहाँ बन रहा है? पी पर, मतलब सर्कल के सेंटर पर, इमेजिन करो। और आर्क ए बी कहाँ पर है? तो अगर ये पी सेंटर है, आर रेडियस है, तो ए से बी तक ये है आर्क, है ना। और एक्चुअल में प्लैनेट्स बहुत दूर होते हैं तो डिस्टेंस आर बहुत ज्यादा होती है, तो सर्कल बहुत बड़ा होता है। और सर्कल अगर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है, तो उस बहुत बड़े सर्कल का छोटा सा पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, बहुत बड़े सर्कल का छोटा सा पोर्शन नियरली इक्वल टू कैसा दिखता है? नियरली इक्वल टू कैसा दिखता है? स्ट्रेट। नियरली इक्वल टू कैसा दिखता है? स्ट्रेट। इसलिए ए प्लेस और बी प्लेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको, बी को हम नियरली इक्वल टू क्या कहेंगे? आर्क ए बी। किसका आर्क? उस सर्कल का आर्क जिसका सेंटर पी इमेजिन कर रहे हैं, जिसकी रेडियस आर है, उस बहुत बड़े सर्कल का ए से बी तक ये जो आर्क होगा वो आर्क किसके इक्वल होगा? स्ट्रेट डिस्टेंस के नियरली इक्वल होगा, पहली बात, है ना। तो यहाँ पर मैं इस डॉटेड लाइन को थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, बाकी सर्कल को तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया था, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन मैंने थोड़ी सी छोड़ दी कि आपको याद रहे, आर रेडियस और पी पॉइंट को सेंटर इमेजिन कर ये डॉटेड एक आर्क बनाया है सर्कल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, इफ वी कंसीडर a circle of radius r, if we consider a circle of radius r with center p, r with center p, then from figure लाइन लिखनी थी क्या? है ना। तो क्या लिखना था? इफ वी कंसीडर, क्या लिखा था? इफ वी consider Consider a circle of radius. consider a circle of radius r with center p, then from figure theta equal to arc upon radius। ये जो डॉटेड है, जो उस बहुत बड़े सर्कल का थोड़ा सा पोर्शन तो मैंने आपको डायग्राम में भी दिखा दिया। तो एक बहुत बड़ा सर्कल इमेजिन किया हमने जिसका सेंटर p है और रेडियस r है, तो डायग्राम से थीटा इक्वल टू होगा आर्क अपॉन रेडियस। तो बताइए रेडियस इक्वल टू क्या होगा? आर्क अपॉन थीटा। अब डायग्राम से ही पता लग रहा है एक और बात, पता लग रही है क्या? बिकॉज आर्क ए बी नियरली इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड प्लेस बी। तो वो एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने 2 बार बता दिया कल भी, कि अगर बहुत बड़ा आर्क है तो बहुत बड़े आर्क का छोटा सा पोर्शन कैसा होता है? नियरली इक्वल टू स्ट्रेट। तो ए से बी तक आपको बड़ा सा आर्क दिख रहा है, एक्चुअल में हमने डायग्राम ऐसा बनाया है कि ए प्लेस बी प्लेस दूर दिख रहे हैं अर्थ पर, लेकिन अगर आपको, है ना, वर्ल्ड का मैप दे दें और उसमें अजमेर और ब्यावर को कहीं देखिए तो एक पॉइंट पर दोनों आ जाएंगे। वर्ल्ड मैप होता है ना, उसमें आप इंडिया को देखते हैं, छोटा सा दिखता है, इंडिया में राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में सब आ जाएंगे, ब्यावर आसपास सब एरियाज। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक हम कह रहे हैं अर्थ का पोर्शन, तो दो जो प्लेस हम सेलेक्ट करते हैं उनके बीच का सेपरेशन ज्यादा नहीं होता है, तो ए और बी पास ही होते हैं। अगर ए और बी पास ही होते हैं तो वो आर्क ए बी नियरली इक्वल टू स्ट्रेट डिस्टेंस होगा ना। बहुत बड़े आर्क का छोटा सा पोर्शन तो स्ट्रेट ही होता है ना। तो एक बात ये, जैसे ही हम इस बात को, इस लॉजिक को काम में ले लेते हैं, हमारा फॉर्मूला रेडी है, R इक्वल टू बी अपॉन थीटा। तो अब देखिए साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, एम है R पता करना, R मतलब प्लेनेट का अर्थ से डिस्टेंस पता करना। डिस्टेंस अर्थ पर बैठे बैठे ही
बी पता कर लेते हैं, दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस, ए प्लेस बी प्लेस, आराम से कर लेते हैं। अर्थ पर बैठे बैठे ही थीटा पता कर लेते हैं, क्योंकि ए प्लेस से जिस टेलीस्कोप से बी को देखा जा रहा है, ग्राउंड से उसका एंगल पता कर लेते हैं, इंक्लिनेशन, ठीक है। और बी प्लेस पर भी एक टेलीस्कोप है और पी पॉइंट को देखा जा रहा है उसी मोमेंट पर, तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल भी पता कर लेते हैं। और आपको पता है ना ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, सब जानते हैं, 180 180। 180। तो ए प्लेस पर जो लैब है वो ए एंगल का पता लगाती है, बी प्लेस पर जो लैब है वहां पर साइंटिस्ट बी एंगल का पता लगा लेते हैं, और थीटा का पता लगाने के लिए इस इक्वेशन को यूज ले लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, 180 माइनस ए प्लस बी। तो अर्थ पर बैठे बैठे ही बी का पता लगाया जा सकता है, थीटा का पता लगाया जा सकता है। दैट मीन्स अर्थ पर बैठे बैठे ही, अर्थ पर रहकर ही उस प्लेनेट का अर्थ से डिस्टेंस आर पता लगाया जा सकता है इस फॉर्मूले को यूज लेकर। अब मुझे एक बात बता दो, आर को किसमें मेजर करेंगे एसआई सिस्टम में? किलोमीटर, मीटर में ही मेजर करेंगे ना, मीटर में, ठीक है। बी को किसमें मेजर करेंगे? मीटर में। थीटा को किसमें मेजर करेंगे? रेडियन, है ना, एसआई सिस्टम में रेडियन में। तो डिस्टेंस मीटर में मेजर की जाती है और एंगल रेडियन में। जब आप इस फॉर्मूले को यूज लें आर पता करने के लिए, तो बी की वैल्यू मीटर में पुट करें, थीटा की वैल्यू रेडियन में पुट करें, तो ऑटोमेटिकली आपको डिस्टेंस मीटर में मिलेगी, रेडियन में पुट करें। क्योंकि एंगल आपको अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दे दें, जैसे आपको कह दें 6 डिग्री एंगल है, 6 डिग्री एंगल है, तो 6 नहीं लिखना है यहाँ पर। एंगल को किस किस में मेजर कर सकते हैं? डिग्री में मेजर कर सकते हैं और यस सर रेडियन, रेडियन में, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। प्लेन एंगल को मैंने सुना है मिनट भी होता है कुछ, मिनट यस सर, होता है क्या? उसको यस सर, इस सिंबल से लिखते हैं 1 मिनट ऑफ आर्क, 1 हाँ सर, 1 मिनट ऑफ आर्क। 1 सेकंड ऑफ आर्क भी होता है क्या? 1 सेकंड ऑफ आर्क के लिए डबल डैश अप्लाई करते हैं, मैंने ऐसा सुना था बचपन में, आपने सुना है क्या? कि बहुत स्मॉल एंगल अगर हो तो 1 सेकंड ऑफ आर्क भी लिखा जाता है, 1 मिनट ऑफ आर्क भी होता है। डिग्री तो आप जानते ही हो, है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री तक टोटल होता है। रेडियन आपको पता लगा ही है, ठीक है। तो इन एंगल्स की भी बात करेंगे हम, पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करें जो कि काफी हद तक हो चुका है। इक्वेशन 1 हो गया, यहाँ तक स्टार लगा दें इस पर, इक्वेशन 1। यस गाइस, सभी ने कर लिया? यस टॉपिक तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यस सर, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया, जैसे आप ही साइंटिस्ट हैं और आपने अपनी अपनी लैब पर ए बी एंगल मेजर किया, थीटा मेजर किया, बी डिस्टेंस मेजर किया, और आपने बी की वैल्यू जो पता की, थीटा की वैल्यू जो पता की, वो इक्वेशन 1 में पुट करके आर पता लगा लिया, है ना। जैसे मून का अर्थ से डिस्टेंस आर आपने पता लगा लिया। अब आपको कहा जा रहा है, एक और टास्क दिया जा रहा है कि अब आप मून का डायमीटर भी पता लगाओ। डिस्टेंस तो पता लगा लिया, अब इस प्लेनेट का डायमीटर भी पता लगाओ। डायमीटर जानते हैं ना आप सभी, रेडियस का डबल जो होता है, डायमीटर भी पता लगाना है। यस सर, आपको अब एक और डायग्राम बनाना है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। और कहाँ बनाना है? ये जो फॉर्मूला आपने लास्ट लिखा है ना, इसके नीचे राइट साइड में, राइट साइड। तो एक और डायग्राम आपके सामने, तो डायग्राम को देखकर आपको काफी कुछ पता लग जाएगा और काफी कुछ मैं बताऊंगा, तो सब कुछ पता लग जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये है कोई प्लैनेट, और प्लैनेट के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पी क्यू है, पी एंड क्यू एंड डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स हैं, इसलिए पी से क्यू तक का डिस्टेंस मैंने डी लिखा है, डायमीटर, है ना। और अर्थ पर
सिंगल लैब से ही अब काम हो जाएगा, अर्थ पर एक ही प्लेस से आपका काम हो जाएगा। कैसे होगा तो अब थोड़ा सा समझ भी लें, बता दें डायग्राम बना लिया हो तो। हो गया सर। हो गया सर। डायग्राम सभी ने बना लिया। चलिए तो बात को Yes, समझिए। sir. फिर हमने पहला टास्क कंप्लीट किया, हमने मून का, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ ना, मून नाम ले रहा हूँ मैं, हमने मून का अर्थ से डिस्टेंस पता लगा लिया। अब सेकंड टास्क हमें क्या दिया कि मून का डायमीटर भी पता करो, है ना। तो ए से पी तक का डिस्टेंस क्या होगा, कोई बताओ मुझे। नियरली इक्वल टू, है ना। तो अर्थ मून के बीच का सेपरेशन इतना ज्यादा है कि ये जो डिस्टेंस होती है ना इतनी सी, अर्थ के मून के सरफेस पर जो डिस्टेंस होगी थोड़ी बहुत, उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। अर्थ के सरफेस से मून के सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस नियरली इक्वल टू क्या लिया जाता है, आर लिया जाता है। पी पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो। रीजन, अर्थ एक प्लेनेट है, मून उसका एक तरह से नेचुरल सैटेलाइट है और डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। जो भी हेवनली बॉडीज है वो बहुत दूर दूर होती है स्पेस में, तो सेपरेशन इतना ज्यादा होता है कि छोटी जो डिस्टेंसेस होती है, छोटी डिस्टेंसेस मतलब पी पॉइंट आप यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं भी ले, वो डिस्टेंस क्या मानी जाएगी, मून से अर्थ का डिस्टेंस। मतलब मून पर कोई भी पॉइंट, अर्थ पर कोई भी पॉइंट, सेपरेशन क्या माना जाएगा, उन दोनों, है ना, बॉडीज के बीच का सेपरेशन। तो इसका मतलब ए से पी तक का डिस्टेंस भी आपको आर लिखना पड़ेगा, और ये आर क्या माना जाएगा, इसको माना जाएगा मून और अर्थ के बीच का सेपरेशन। पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस भी क्या माना जाएगा, आर ही माना जाएगा। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम को देखकर कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि पहले तो पॉइंट यहाँ था और यहाँ से हमने डिस्टेंस पता किया था अर्थ का, और वो तो थोड़ा कम होना चाहिए। बिल्कुल बात है, अगर बहुत माइन्यूटली मेजर करें तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन आपको कह दें कि एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 करोड़, 10 करोड़ में से आपको कहें 0.001 सब्ट्रैक्ट करना है, 10 करोड़ में से 0.011 सब्ट्रैक्ट करना है, तो नियरली इक्वल टू 10 करोड़ ही कहेंगे ना, बताइए। समझ रहे हैं बात को, है ना। तो ए पॉइंट से पी का डिस्टेंस, ए पॉइंट से क्यू का डिस्टेंस क्या है, प्लेनेट का अर्थ से डिस्टेंस, तो प्लेनेट कुछ भी हो सकता है। और ये डिस्टेंस कैसे पता लगता है, इस फॉर्मूले से पता लगता है, इस फॉर्मूले से पता लगता है, ठीक है। तो प्लेनेट के किसी एक कॉमन पॉइंट को देखते हैं दो डिफरेंट प्लेस से, और थीटा पता लगा लेते हैं, दोनों डिफरेंट प्लेस का डिस्टेंस पता लगा लेते हैं, और हम प्लेनेट का अर्थ से डिस्टेंस पता लगा लेते हैं फर्स्ट फॉर्मूले से। अब हमें अगर स्फेरिकल प्लेनेट का डायमीटर पता करना है, तो एक कॉमन प्लेस से, अर्थ पर एक कॉमन प्लेस से प्लेनेट के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स को देखा जाता है, देखा जाता है। और ये जो डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग होता है, डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग, देखने की डायरेक्शन, ए से पी को और बी से क्यू को, ए से पी को और ए से ही क्यू को, तो देखने की जो डायरेक्शंस है उनके बीच का एंगल अल्फा पता किया जाता है। अर्थ पर रहकर अल्फा इजीली पता कर लिया जाता है, और इक्वेशन 1 से डिस्टेंस आर ऑलरेडी पता कर चुके हैं। तो अगर आर पता हो, अल्फा पता हो, तो क्या डायमीटर पता कर सकते हैं क्या, स्मॉल डी? यस सर। है ना, कैसे पता कर सकते हैं, तो अगर आपको डी पता करना है तो आपको इमेजिन क्या करना पड़ेगा, ए को, पॉइंट ए को सेंटर और आर को रेडियस, और एक बहुत बड़े सर्कल को इमेजिन करना पड़ेगा, एक बहुत बड़े सर्कल को इमेजिन करना पड़ेगा, और उस सर्कल का सेंटर होगा ए और रेडियस क्या होगी, आर। और वही फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। दिस टाइम एंगल इज, मैंने डायग्राम में क्या लिखा है, अल्फा बोलते हैं सिंबल को, तो अल्फा इक्वल टू होगा आर्क, और वो आर्क मुझे दिख रहा है पी से क्यू तक। अब आप, है ना, इसको मत देख लेना, इस सरफेस को मत देख लेना, है ना। तो किसको देखना है, ए को सेंटर कंसीडर करके, आर को जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है आर, उसको रेडियस कंसीडर करके एक बहुत बड़ा सर्कल इमेजिन करना है। उस बहुत बड़े सर्कल का छोटा सा पोर्शन है पी क्यू, ये छोटा सा पोर्शन है पी क्यू, पी क्यू ये आर्क है अपॉन रेडियस। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। हमें क्या पता करना है, डी, और डी एक्चुअल में क्या है, डी एक्चुअल में क्या है, नियरली इक्वल टू, बोलिए डी एक्चुअल में क्या है, नियरली इक्वल टू PQ. PQ, PQ, क्योंकि बहुत बड़े सर्कल का छोटा सा पोर्शन नियरली इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेट लाइन।
हमें सबको पता है डायमीटर तो स्ट्रेट ही होता है, पी से क्यू तक का स्ट्रेट डिस्टेंस, तो वो पी क्यू जो आर्क है वही हमें नियरली इक्वल टू क्या बताता है, उस प्लेनेट के डायमीटर को बताता है, क्योंकि बहुत बड़े सर्कल का छोटा सा पोर्शन स्ट्रेट एज्यूम किया जाता है। इसलिए आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में कहा था पैरेलैक्स मेथड से जो डिस्टेंसेस हम पता करते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से बहुत नियर होती है, बट कॉन्साइड नहीं करती है, मतलब 100% ट्रू नहीं होती है, बट बहुत बहुत क्लोज होती है करेक्ट वैल्यू के। इसलिए ये पैरेलैक्स मेथड को अडॉप्ट किया जाता है क्योंकि हमें काफी करेक्ट आंसर मिलते हैं इससे। चलिए, तो डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा। है क्या क्या कह रहे हो सर? ये नियरली इक्वल है, पी क्यू डी के नियरली इक्वल है, तो ये मेंशन करने की जरूरत है क्या क्वेश्चन में? हाँ, जैसे मैंने यहाँ किया था आपको याद होगा, बिकॉज ए बी आर्क नियरली इक्वल टू बी, ऐसा मेंशन किया था ना। यस सर। ये नियरली इक्वल टू का सिंबल होता है ऐसा, ठीक है, आपको आई थिंक दिख रहा होगा। एक तो होता है स्ट्रेट, एग्जैक्टली इक्वल, डिफरेंस दिख रहा है ना। तो बस यही मेंशन करना था और अभी करेंगे भी। तो अब आपने डायग्राम बना लिया और इक्वेशन 1 के बाद अब लिखिए टू फाइंड, नया पैराग्राफ है ना, यहां से लिखिए टू फाइंड डायमीटर ऑफ, टू फाइंड डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, टू फाइंड डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, to find diameter of the planet, the opposite ends of its diameter, the opposite ends, ENDS, the opposite ends of its diameter are viewed, the opposite ends of its diameter are viewed from a place on earth। देखो अ प्लेस बोल रहा हूं, एक ही प्लेस, गौर फरमा रहे हैं आप, फ्रॉम अ प्लेस ऑन अर्थ, सिंगल प्लेस, फ्रॉम अ प्लेस ऑन अर्थ, फुल स्टॉप। तो ये प्रोसीजर की लाइन थी जो मैंने आपको लिखाई, फुल स्टॉप, है ना। अब हम लेट करते हैं, इफ करते हैं कि क्या क्या है, लिखिए लिखिए if alpha is the angle between, if alpha is the angle between directions सर of, रिपीट करना है ना, कुछ भी अभी तो स्टार्ट ही किया ये पैराग्राफ नया वाला। क्या लिखा, इफ अल्फा is the angle between directions of viewing, directions of viewing, directions of viewing, then एंगल from बिटवीन directions of viewing, VIEWING, directions of viewing, then directions of viewing मतलब P को देखने की डायरेक्शन A to P है, Q को देखने की डायरेक्शन A to Q है, और उनके बीच का एंगल इमेजिन किया हमने, है ना। then from figure, then from figure, चलिए बताइए अल्फा इक्वल टू क्या लिखूं, कोई भी एक जना, अभी लिखा था मैंने, बताइए। सब PQ आर्क अपॉन आर। हाँ, तो PQ के ऊपर पहली बार आर्क लगा देना अपॉन आर, ये आर है ना, A to P A to Q डिस्टेंस, मतलब अर्थ से प्लेनेट का डिस्टेंस ही है ये आर। चलिए नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है अल्फा इक्वल टू, अल्फा इक्वल टू क्या कंसीडर करना होगा, PQ नियरली इक्वल टू डायमीटर स्मॉल d, लिखा है डायग्राम में। तो PQ नियरली इक्वल डायमीटर होता है, क्योंकि PQ छोटा सा पोर्शन है बहुत बड़े सर्कल का, इसलिए नियरली इक्वल टू स्ट्रेट एज्यूम किया जाता है। तो पैरेलैक्स मेथड से जो आंसर आते हैं वो 100% ट्रू तो नहीं होते, बट
करेक्ट आंसर के बहुत नियर होते हैं, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है साइंस में। चलिए d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हमें अल्फा पता नहीं करना, हमें तो डायमीटर पता करना है ना, प्लेनेट का डायमीटर। तो d इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इंटू रेडियस। r इंटू अल्फा। स्टार लगाएं इस फॉर्मूले पर, इक्वेशन नंबर 2, या चलिए स्टार लगा दिया। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे हम अर्थ पर बैठे बैठे किसी स्फेरिकल बॉडी का, किसी स्फेरिकल प्लेनेट का डायमीटर भी पता लगा लेते हैं। और डायमीटर पता लगाने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में आप इक्वेशन 1 से r का पता लगाते हैं, प्लेनेट का अर्थ से डिस्टेंस कितना है। दूसरे मेथड से आप अल्फा पता लगाते हैं। जब r पता लग जाता है अल्फा पता लग जाता है, जब r पता लग जाता है अल्फा पता लग जाता है, तो है ना। अल्फा कैसे पता लगता है, कोई बताएगा? तो r और अल्फा के आते ही d आ जाता है। r आता है इक्वेशन 1 से, अल्फा कैसे आता है? तो जैसे थीटा आया था ना वैसे आता है। तो समझिए कैसे आता है। हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल पर कंप्लीट एंगल कितना होता है, 180। स्ट्रेट लाइन होती है ना हॉरिजॉन्टल पर, कंप्लीट एंगल कितना होता है, 180। सही बात। तो जब कोई टेलीस्कोप पीक पॉइंट को देख रहा है, तो टेलीस्कोप जैसे सिलेंड्रिकल मार्कर है, इसको देख रहा है, पी पॉइंट को देख रहा है, तो ये एंगल पता लगा लेते हैं, है ना। लेट ये थीटा1 है। हॉरिजॉन्टल से टेलीस्कोप कितना एंगल बना रहा है, लैब में ये इजीली पता लग जाता है, थीटा1। अब इस सेम प्लेनेट के क्यू पॉइंट को देखता है वही टेलीस्कोप, तो वही टेलीस्कोप जब क्यू पॉइंट की तरफ फोकस कर दिया, तो अब वो हॉरिजॉन्टल से इस साइड में बना रहा है कुछ और एंगल थीटा2, और बीच में है अल्फा। तो मैं आपको एक इक्वेशन लिख रहा हूं, आप बताइए सही है क्या। इक्वल टू 180। कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बड़ा लिखूं? मैंने लिखा है थीटा1 प्लस अल्फा प्लस थीटा2 इक्वल टू 180। सही है सर। एक स्ट्रेट लाइन कितनी होती है, 180 तो होती है। तो इसके Yes, sir. इधर है थीटा1, इसके इधर है थीटा2, और बीच में है अल्फा। तो थीटा1 प्लस अल्फा प्लस थीटा2 क्या होगा, टोटल 180। तो थीटा1 पता लग जाता है बड़ा आराम से लैब में, है ना। थीटा2 पता लग जाता है लैब में, तो अल्फा पता लग जाता है ना, वही 180 माइनस थीटा1 प्लस थीटा2। तो ये एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ, ये आपको बुक में, टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एंगल्स पता लग जाते हैं, तो डिस्टेंस पता लग जाती है। फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला 2 बार काम आया, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एक बार फर्स्ट स्टेप में, दूसरी बार सेकंड स्टेप में, ठीक है। तो जिन बॉक्स को मैंने बंद किया है और ये नीचे स्टार लगाया, तो ये आपको लर्न करना है ना, डिस्टेंस पता लगाने के लिए, ये डायमीटर पता लगाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सर यस सर वो सिंबल वापस बताओ सर, वो PQ और D के बीच में थोड़ा लार्ज बताओ सर, वो दिख नहीं रहा परफेक्ट क्लियरली। PQ और D के बीच में, अच्छा वो आर्क की सर कह ये रहे हो आप, है ना। हाँ सर, वो आर्क की कह अप्रोक्स रहे का हो आप। साइन है, नहीं आर्क का नहीं सर, अप्रोक्स का साइन है सर नीचे ये फॉर्मूले में सर। ओहो। हाँ हाँ सर, उसका वो PQ साइन is nearly equal to, PQ is nearly equal Nearly to, का waves होती है ना, waves की तरह है ये, PQ are nearly equal। थैंक यू। तो waves जैसा सिंबल है। आपको मैं आपकी टेक्स्ट बुक का सिंबल, है ना, बड़ा जूम करके सेंड कर दूंगा, बड़ा ध्यान से देख लेना उसको। चलिए, तो ये तो बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात है, आप भी देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा आपको। हाँ, मैं क्वेश्चन की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ कि हमने जो थियोरेटिकल काम अभी किया है, इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है, तब आपको और इंटरेस्ट आएगा कि हाँ पैरेलैक्स मेथड बहुत अच्छा मेथड है। तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, मतलब स्क्रीन शेयर से आपको दिखाई देगा आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन। तो 1 मिनट। बताइए, आया कुछ? यस सर। आ गया? यस सर। तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, बड़ा अच्छे से दिख रहा है, साफ साफ।
The sun's angular diameter is measured to be 19, 20 डबल डैश दिख रहा है सभी को? 19, 20 डबल डैश। इस डबल डैश का मतलब क्या है? आर्क ऑफ सेकंड। आर्क ऑफ बारे में मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, आर्क ऑफ सेकंड। तो ये 19, 20 एक्चुअल में एंगल है, डबल डैश मतलब आर्क ऑफ सेकंड। तो एंगल की वैल्यू बता दी, ठीक है। द डिस्टेंस d ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज, है ना, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस बता दिया। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन? सन का डायमीटर पूछ रहे हैं। तो आपको अपनी कॉपी में एग्जांपल नंबर 2.4 लिखकर दो बातें लिखनी है। क्या? गिवन अल्फा इक्वल टू 1920 डबल डैश ऊपर कर देना, मतलब आर्क ऑफ सेकंड। तो एग्जांपल नंबर 2.4 में गिवन क्या है हमें? 1920 सेकंड्स, एंगल की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है, और आर मतलब अर्थ के सरफेस से सन का डिस्टेंस कितना है? 1.4 कितना है? 96 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ठीक है। तो ये दो डेटा मैंने भी लिख लिए। अब आपको सॉल्यूशन बताते हैं, और बताइए हमें करना क्या है, कोई बता दो एक जना, फिर मैं आपको मार्कर बोर्ड पर लेकर आता हूँ। सन का डायमीटर पता करना है, स्मॉल डी, सही बात है, जिसको हमने स्मॉल डी से लिखा है फॉर्मूले में। तो सन का डायमीटर पता करना है। आइए मार्कर बोर्ड पर। तो ये दो डेटा थे, मैंने साइड में लिख लिए। और एग्जांपल नंबर कौन सा था? 2.4, 2.4, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2.4 आपकी टेक्स्ट बुक का ही अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। अब मैं पहले तो अल्फा के बारे में बताऊंगा। अगर एंगल रेडियन में नहीं है तो पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, अदरवाइज ये फॉर्मूलाज वर्क नहीं करते। ये फॉर्मूलाज मतलब कौन से फॉर्मूलाज? d इक्वल टू r इंटू अल्फा। हमें सन का डायमीटर पता करना है d, हमें अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस बता दिया इन्होंने r, हमें अल्फा भी बताया है इन्होंने, बट रेडियन में नहीं बताया। जैसे ही अल्फा रेडियन में आ जाएगा, मैं इस फॉर्मूले में r की वैल्यू पुट कर दूंगा, अल्फा की वैल्यू पुट कर दूंगा, और सन का डायमीटर आ जाएगा किसमें? मीटर में। चलिए, तो अल्फा को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस समझने होंगे। जैसे आपको मैं कहूँ 250 सेंटीमीटर है, तो कितने मीटर है? सही बात, सही बात है ना भाई? आवाज नहीं आ रही है? हाँ सर। तो 250 सेंटीमीटर मतलब 2.5 मीटर्स, ठीक है। इसी तरह से अब एंगल का खेल क्या होता है? तो एंगल का खेल समझो, सुनो। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। कहीं कॉपी के टॉप पर लिख लो कन्वर्ट, है ना, इसको बोलते हैं एक तरह से स्केल चेंज करना होता है ना, ठीक है। तो लिख लिया कॉपी के टॉप पर 1 डिग्री इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स या मिनट्स? 1 डैश है, मिनट, 1 डैश मतलब मिनट। मिनट, ठीक है। 1 डैश मतलब मिनट। एक और कन्वर्सेशन लिखिए, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये कन्वर्जन काम आएंगे। तो 1 डिग्री 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं। अब मुझे एक आप बता दो इन दोनों को यूज लेकर कि 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? 3600. 3600। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, 3600 सेकेंड्स। तो 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो एंगल का मेजरमेंट डिग्री में भी होता है, एंगल का मेजरमेंट आर्क ऑफ मिनट में भी होता है, एंगल का मेजरमेंट आर्क ऑफ सेकेंड्स में भी होता है, और एंगल का मेजरमेंट रेडियन में भी तो होता है। तो अब रेडियन पर आते हैं ना। तो मैंने सुना है कि 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। बताइए, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन सुना है? यस सर। बिल्कुल ठीक है, हो गया काम। अब आपको पता लग गया 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। कोई मना कर ही नहीं सकता। अगर आपको ऊपर वाली बात पता है तो इसके लिए आप मना थोड़ी करेंगे कि भाई रॉन्ग है। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। एक और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, तो मैंने जहां स्टार लगाए हैं उन पर आप ध्यान दें। 1 2 3
ये कॉपी के टॉप पर आप चाहे तो लिख सकते हो और बड़ा ध्यान रखना है इसका। अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये कन्वर्जन काम आते हैं। तो अगर किसी को पता है कि पाई मतलब 180 डिग्री होता है, 2 पाई मतलब पूरा सर्कल हो जाता है 360 डिग्री, है ना। तो कन्वर्जन लिख लिए भाई सभी ने। और वीडियो Yes, sir. क्वालिटी कैसी क्या दिख रही है? अच्छी है। सही है सर। सही है ना? सर वीडियो को पिन कैसे करते हैं? वीडियो को पिन कैसे करते हैं भाई, मुझे इस कंप्यूटर पर तो पता है, और आपके मोबाइल पर? नहीं सर, मेरे पास लैपटॉप है। लैपटॉप है? हाँ। तो आप स्क्रीन पर 1 क्लिक करो, ऊपर आपको 3 डॉट दिखेंगे, 3 डॉट पर बस कर्सर को लेकर जाओ, ऑप्शन सामने आ जाएगा, चैट पिन। चैट वाला भी आता है और पिन वीडियो वाला भी आता है ना? दिखा? हाँ ठीक दिख है, गया सर। बहुत इजी काम है, जूम तो बहुत ऑपरेट करना इजी है। हाँ भाई, तो ये कन्वर्जन लिख लिए। अब मैं 1920 को 60 से डिवाइड करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, वापस 60 से डिवाइड करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में, फिर मैं इसको पाई अपॉन 180 से प्रोडक्ट कर दूंगा तो ये रेडियन में कन्वर्ट होगा। तो सफर थोड़ा लंबा है। अल्फा किसमें है? सेकेंड्स ऑफ आर्क में है, डबल डैश। उसको रेडियन में पहुंचाना तो 3 स्टेप है। पहले इसको मिनट में बनाना पड़ेगा, फिर इसको डिग्री में बनाना पड़ेगा, फिर इसको रेडियन में लाना पड़ेगा। जब ये रेडियन में हो जाएगा तब हम इसको फॉर्मूले में वैल्यू में पुट कर दें। ठीक है, तो आते हैं सॉल्यूशन पर, और ये कंप्लीट हो जाना चाहिए आज। सॉल्यूशन थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा आपको, कैलकुलेटर हो तो निकाल लेना, क्योंकि हम कैलकुलेशन थोड़ा चाहते हैं फास्ट हो जाए आपकी। चलिए, गिवन अल्फा इक्वल टू 190 आर्क ऑफ सेकंड, डबल डैश लगा दिया मैंने। मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं तो अब ये क्या हो गया, देखिए 1 डैश है ना हमारा जो ऊपर अपने बॉक्स में लिखा है ना, आई थिंक 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट लिखा है स्टूडेंट्स। यस सर। जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर। अगर ये लिखा है तो अब आप इसका उल्टा सोच सकते हैं ना, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। उल्टा उल्टा मतलब 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा, 1/60 डिग्री। इसका उल्टा, ऊपर वाले का उल्टा, है ना, डिवाइड कर सकते हैं। जल्दी बताइए, आपका यस आएगा तब मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यस सर। यस यस सर। सर। ये तो ट्रू है और ये ट्रू है तो फिर ये भी ट्रू है। तो अभी हमने कर दिया उल्टा, सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको कहें 2 डिग्री, 2 डिग्री मतलब हाउ मेनी सेकंड्स, 2 into 60 मिनट्स, पहले मिनट्स। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर आपको 120 मिनट्स गिवन हो तो 120 को 60 से डिवाइड कर दोगे तो 2 डिग्री आ जाएगी, है ना। अभी तो हमें मिनट मिला है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में अल्फा इक्वल टू 192 अपॉन 60 इंटू 60। देखिए 2 बार डिवाइड कर दिया 60 से। अब ऊपर क्या लिखूं, ब्रैकेट के ऊपर डिग्री। डिग्री लिखेंगे, क्योंकि मिनट को 60 से डिवाइड करते ही डिग्री में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 2 स्टेप हो गए। सेकंड्स को मिनट में लाए, मिनट को डिग्री में लाए। अब डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, तो अभी अभी बताया था 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 व्हाट रेडियन। समझ गए? तो बताइए इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट करेंगे, पाई अपॉन 180 से प्रोडक्ट करेंगे, है ना। चलिए एक जीरो एलिमिनेट कर दें या एक साथ करना, चलो सारी कैलकुलेशन एक साथ करना। 60 इंटू 60 इंटू पाई अपॉन 180। आपको पाई की वैल्यू कितनी यूज लेनी है, 3.14, है ना, 3.14। और मुझे अल्फा की वैल्यू बताइए कोई समझदार। आ जाए तो बता देना भाई जल्दी से। थोड़ा फास्ट करो, फास्ट करो, फास्ट करो। 0.009। अच्छा चलिए एक दो का और पूछ लेता हूं मैं।
नहीं आया किसी का? 9.31 आ रहा है क्या कुछ? यस सर 9.31 इंटू 10 टू दी पावर, इंटू बताइए 10 क्या की लिखेंगे? पावर -3 इंटू 10 टू दी पावर, वापस बोलना। -3 हाँ भाई चेक कीजिए, बताइए, क्योंकि मैं तो आपको दिखाने वाला हूँ आपकी टेक्स्ट बुक का ये रिजल्ट। चलिए बाद में दिखाते, पहले आप सॉल्व करके खुद बताइए। तो कैलकुलेशन में मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि कैलकुलेशन आप बचपन से कर रहे हैं। पाई की वैल्यू कितनी बताई मैंने? 3.14। और मैं भी आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना टैलेंट दिखाओ कैलकुलेशन पे, आप है ना कैलकुलेटर से कहीं से भी करके बताओ मुझे सही है क्या। भाई एक जने का ही आया अभी तो। सर वीडियो सही नहीं आ रहा। वीडियो सही नहीं आ रहा, अभी चेक करते हैं वीडियो सही आ रहा। बाकी लोग बताएंगे मुझे। अगर एक जने की इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो यहाँ प्रॉब्लम है। आई थिंक वीडियो तो परफेक्ट है। हेलो सर, अरे वीडियो परफेक्ट चल रहा है ना? तो इस क्वेश्चन में आपको अल्फा को कन्वर्ट करना, ये ध्यान देना है। और जो कॉपी के टॉप पर आपको 3 बॉक्स बताए थे, है ना, उन पर ध्यान देना है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, सेकंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, 60 थर्ड आपको क्या बताया था? थर्ड आपको बताया था 1 डिग्री इक्वल 1 टू डिग्री इक्वल्स टू पाई पाई अपॉन 180 1/80 रेडियन। तो अगर ये 3 पता है तो इनका उल्टा हम कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 सेकंड, तो उसका उल्टा हम कर सकते हैं कि 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 डिग्री। अगर हमें ये पता है तो हम 1 सेकंड इक्वल टू लिख सकते हैं 1/60 मिनट। हमें ये पता है तो उसके उल्टे की तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई अपॉन 180। तो ये बिल्कुल सही बताया जिसने भी 9.31 इंटू 10 टू दी पावर -3। अब मैंने शान से ऊपर आगे लिखा है रेडियन, ठीक है। अब फॉर्मूला बताइए, सन के डायमीटर के लिए पैरेलैक्स मेथड से हमें क्या फॉर्मूला पता लगता है? तो किसी भी स्फेरिकल बॉडी के डायमीटर के लिए फॉर्मूला होता है r इंटू एल्फा। आपको इस फॉर्मूले को यूज लेना है। और क्वेश्चन में आपको r की वैल्यू क्या गिवन है? r इक्वल टू है 1.4, है ना, 9। वापस कैलकुलेशन होने चालू होगी अब आपकी, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताना मुझे। तो r की और अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, सन का डायमीटर पता लगेगा ना। आप कितने साल हो गए इस प्लेनेट पर, आपको आपकी एज जो भी है, सन को आप जानते हैं, आज उसका डायमीटर पता लगेगा आपको। डिस्टेंस तो उन्होंने डायरेक्ट ही बता दी, 1.496 इंटू 10 टू दी पावर +11 है ये, मतलब सन हमसे बहुत दूर है। +11 मतलब 11 टाइम्स 0 अप्लाई करने पड़ेंगे। और अल्फा की वैल्यू है 9.31 इंटू 10 टू दी पावर -3। बहुत स्मॉल एंगल है ये। चलिए प्रोडक्ट किया हो तो कोई बता दें, और मैं आपको आपकी बुक का आंसर बताता सर हूँ। 13.92 13.92 10 टू दी पावर भी तो कुछ होगा, 8 है 9 है, 10 to the power 9 10 टू दी पावर 9 है। सर 8 थोड़ा होगा। मैं भी सोच लूं, 10 टू दी पावर 9 होगा या 8 होगा? 8 9 मीटर। हाँ, अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1.392 2 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो राउंडिंग ऑफ माना जाता है इसको। हाँ, अब इसको लिख सकते हैं आप 9 है ना। तो साइंटिफिक जो मेथड होता है उसमें डेसिमल से पहले एक सिंगल डिजिट रखा जाता है, तो ये साइंटिफिक नहीं है। 13.92 ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। साइंटिफिक मेथड में डेसिमल से पहले एक सिंगल डिजिट ही होना चाहिए। हो गया साइंटिफिक, तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है, ठीक है। तो आपको पैरेलैक्स मेथड के बारे में इंफॉर्मेशन दी, पैरेलैक्स मेथड के बारे में, कि हम इस मेथड को यूज लेकर अर्थ पर रहकर ही, है ना, लार्ज डिस्टेंसेस पता कर सकते हैं। डिस्टेंस पता करने के बाद स्फेरिकल प्लैनेट्स का डायमीटर पता कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा,
और इस फॉर्मूले में हर फिजिकल क्वांटिटी कैसे रखते हैं हम, एसआई सिस्टम। ट्रू, डिस्टेंस मीटर में और अल्फा किस में, रेडियन में। अगर कोई बच्चा जल्दीबाजी में ये वैल्यू पुट कर दे, क्योंकि वो क्या सोच रहा है कि हमको गिवन है एंगल, बट ध्यान दें एंगल आपको रेडियन में गिवन नहीं है, रेडियन में पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो कुछ बात ठीक लग रही है, सही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो आज की क्लास हमारी यूजफुल है, इसका हमने रिकॉर्डिंग भी रेडी किया है। इसके एक दो और क्वेश्चन है ना, तो कल हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे इन दोनों फॉर्मूलाज की। कौन से दोनों फॉर्मूलाज की? R इक्वल टू क्या था, सही लिख रहा हूँ क्यों? पहला फॉर्मूला तो यही था ना, Yes, sir. मेथड। और इसको बहुत Yes, सारे sir. क्वेश्चन करेंगे। और ये जो मैंने कन्वर्जन बताया ना, डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में, है ना, डिग्री को फिर रेडियन में, इनको भी हम काफी सारा इनको मतलब है ना प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए बहुत ऑर्डिनरी हो जाएगी कल ये चीजें। तो आज की क्लास थोड़ी क्रूशियल थी, कल हम इसको थोड़ा ऑर्डिनरी कर देंगे, इसको हम प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज क्लास यहीं तक लेते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू Thank you, स्टूडेंट्स। sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। जैसे जो बोलो, थैंक यू।